Hello. Hello guys. As you know, myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English, welcomes all aspirants on the digital panel of Korea's Edu Hub Seeker. गाइज आज का जो अपना सेशन है उसमें आपके जो टॉपिक शामिल हैं टेस्ट सीरीज में की जो मुहिम अपने प्रयास की उसमें एक तो है कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा है इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये दो टॉपिक शामिल किए गए हैं। सभी को अपन विद एनालिटिक रूप अपन देखेंगे तो सभी का एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि इफ़ आई अर्न 40,000 आई वुड बाई ए कार। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ये पूछा गया ये किस टाइप की अबू सेंटेंस जो है उसमें किस प्रकार की कंडीशन है। तो इसको अपन बोलते हैं जैसे काश में प्रधानमंत्री होता तो मैं आपको सबको मंत्री बना देता, काश में एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता, काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं यूं कर लेता। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है वो होती है अनरियल कंडीशन। ठीक है, सुपोजिशनल कंडीशन भी कह सकते हैं इसको। अपन क्या बोलेंगे, अनरियल कंडीशन जो है उसमें अपन इसको शामिल करेंगे तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, अनरियल कंडीशन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, विच वन इज ट्रू, कौन सा पार्ट है जो सही है। ए सेंटेंस कैन स्टेट बोथ रियल एंड अनरियल कंडीशन। एक वाक्य जो होता है उसमें दोनों की दोनों कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल उचित बात नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन कंडीशनल सेंटेंस द इफ क्लोज इज इन फ्यूचर सिंपल एंड द मेन क्लोज इन द प्रेजेंट सिंपल। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उल्टा जरूर है। इफ क्लोज वाला जो पार्ट है, इफ क्लोज मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज, उसमें सिंपल प्रेजेंट है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लोज वाला जो पार्ट होता है, सॉरी मेन क्लोज वाला पार्ट होता है उसमें टेंस होगा वो कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर। ये उल्टी बात होती है। ठीक है, तो ये बात भी उचित नहीं है। इन ए कंडीशनल सेंटेंस बोथ द क्लोजेज आर इन द फ्यूचर सिंपल। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, बोथ क्लोजेज हैं वो सिंपल प्रेजेंट में जरूर हो सकते हैं, जो जीरो कंडीशन के नाम से जाना जाता है, जिसे जीरो कंडीशन के नाम से जाना जाएगा। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या है, इन ए कंडीशनल सेंटेंस द इफ क्लोज इज इन द प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, यानी कि इस इफ क्लोज का मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो बनता है अपना, इफ अनलेस प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड विद और सुपोजिंग, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दैट रिप्रेजेंट कंडीशन, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशन को। तो इनसे जुड़ने वाला कोई भी वाक्य होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएगा, और इससे बाहर वाला भाग वो कौन सा होगा, मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। ठीक है, तो इधर क्या कर रहा है कि इफ क्लोज यानी सबऑर्डिनेट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट है तो फिर फ्यूचर सिंपल कौन से पार्ट में होगा, मेन क्लोज में। बिल्कुल राइट बात है, तो यही आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं बता के एक डिटेल सा एक डायग्राम सा बताने वाला हूं आपको मैं, उस पर आधारित उसको आधार मानते हुए आप कंडीशनल सेंटेंस को सोल्व करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा पार्ट है जो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। Did I invite him to the party? I would have won his favor. If I had had a gun, I would have killed the tiger. If you had reached the airport at 10 a.m., you would have met him, और had he played well, he would have won the match. कौन सा पार्ट है जो कंडीशन सेंटेंस होने का बोध नहीं करा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हेड से शुरुआत हो रही है तो भी कंडीशन सेंटेंस है। ये जो पार्ट है इसमें कोई कंडीशन का भाव है नहीं। ठीक है, डिड आई इनवाइट हिम टू द पार्टी, आई वुड हैव वोन हिज फेवर। तो आपका ये सटीक उत्तर, ये कंडीशन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, तो यही आपका उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है जरा देखें। क्वेश्चंस की संख्या 70 है। ठीक है, थोड़ा लंबा पेपर है। इफ देर वर हियर दे वुड टेल यू, वर दे हियर दे वुड टेल यू, द अबव टू सेंटेंस कन्वे। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्या है, सेम है, एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है बस इसमें, बाकी इन दोनों का जो मीनिंग है वो दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसी बात है। नेक्स्ट प्रश्न वो क्या कह रहा है, इफ आई अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्नड समथिंग। तो कंडीशनल सेंटेंस के मैं 4 स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, वो आप हमेशा याद रखना, और उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनकर आएगा वो ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूं उसी पे आधारित होगा। कंडीशनल सेंटेंस अक्सर जुड़े हुए मिलेंगे आपको इफ से, एक है अनलेस, ठीक है, एक कह सकते हैं अपन प्रोवाइडेड, एक आता है प्रोवाइडेड विद, और एक शब्द है सुपोजिंग। एक क्या है, सुपोजिंग। इफ अनलेस प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड विद, और एक क्या बोल दोगे आप, सुपोजिंग। ठीक है, हालांकि पॉपुलरिटी इन दो की होती है, इफ और अनलेस की। इफ पॉजिटिव सेंस देता है, अनलेस कैसा देता है, नेगेटिव। ये जितने भी कंजक्शन यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किए हैं ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने वाला अगर कोई भी क्लोज होता है उसको अपन बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज,
ये नाम दोगे आप, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और इससे बाहर वाला जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन क्लोज। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लोज जो है यानी वह वाक्य जो अक्सर जुड़े किससे, इफ अथवा अनलेस से। ठीक है, तो इधर क्या आ सकता है, सबऑर्डिनेट क्लोज वाला जो पार्ट है इसमें अपन देखें तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशन। क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन। इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इधर मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इधर क्या करोगे आप, मॉडल की सेकंड फॉर्म लगा दो। ठीक है, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो दो स्थितियों में आती है, या तो हैज अथवा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज अथवा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो इधर मॉडल की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दो, हैव, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। और इधर हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इधर मॉडल की कौन सी फॉर्म लगा दो, सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न तैयार होना है, डिजाइन होना है, वो इन्हीं पे आधारित होगा। 2-5 दिन अलग से आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, इतना ही पढ़ लीजिए आप। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होगा, जो इफ अनलेस प्रोवाइडेड विद और सुपोजिंग से कनेक्ट हो। बताया था मोस्टली आपको ये दो ही शब्द मिलने हैं, एक तो इफ और अनलेस। अनलेस से जुड़ने वाला वाक्य होता है उसमें आप कभी भी अन्य नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही कैसा मीनिंग देता है, नेगेटिव वर्ड देता है। ठीक है, तो इफ अनलेस से जुड़ने वाला वाक्य उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दूसरे वाक्य में क्या करोगे, मॉडल, दूसरे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। दोनों वाक्यों में सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको अपन बोलते हैं जीरो कंडीशन। ये इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है, बड़े रेयर चांस में आता है। बाकी 4 स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे लिखी हैं, इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। एग्जाम में प्रश्न तैयार होता है तो मोस्टली इन पे होता है, पर कई दफा इस पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बुरी बात नहीं। इधर अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो मॉडल की फर्स्ट फॉर्म है, और मॉडल को तो बेस पसंद है। कहीं भी मॉडल का यूज अगर होता है तो उसके साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडल के साथ हैव लगा दिया फिर बी लगा देते हैं तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो इधर क्या दे रखा है, इस साइड में देखिए आप, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो पीछे क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से पार्ट में दे रखी है, ठीक है, अटेंडेंट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए, इफ आई हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स। इफ आई हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स, तो आपका सही जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, इसमें हेड आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में पूरा पूरा रोल होता है, लगभग जो रोल होता है वो इसी पे आधारित होता है। ठीक है, आप आराम से इजी वे ग्रास्प कर लोगे। नेक्स्ट जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है, इधर देखिए, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो पीछे क्या गाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव में नहीं दे रखा है, तो शुड यहाँ पे मॉडल की सेकंड फॉर्म है, हैव जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है खुद ऑलरेडी, तो इधर मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो जो वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वर्ग का प्रयोग करेंगे। वर्ग का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि एक कंडीशन होती है सुपोजिशनल कंडीशन, असंभव शर्त अथवा कोरी कल्पना, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब आती है, वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपका सही जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, वर्ग होगा, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा देखें, इफ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ पनिशमेंट, तो इधर क्या दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट बन जाएगा, जो पीछे आपको बताया गया है। ठीक है, उसी चार्ट को आपको माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, वुड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ रहा होता, तो सुपोजिशनल कंडीशन है, इम्प्रोबेबल कंडीशन है, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब कैसी लगाएंगे, अपन प्लूरल लगाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, यहां पे वर दे रखा है, वर क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर क्या करोगे, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही पार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसा चार्ट दे रखा है, वो कौन से पार्ट में, ए पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में, तो नहीं, ये तो मॉडल की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म देखना है, तो वुड साइन कौन से पार्ट में, सी पार्ट में, तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, सी वुड नॉट हैव
ऑन्ड सच ए बिग ऑफिस इफ द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इधर क्या दे दिया सी, यानी यहां इस ये पार्ट है, पहले क्या दे दिया मेन क्लोज दिया है, उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लोज दिया है। तो डरने क्या हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लोज वो पार्ट होगा जो इफ अनलेस प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड विद और सुपोजिंग से कनेक्ट होगा। तो इधर क्या दे रखा है, ये मेन क्लोज है, मेन क्लोज में क्या दे रखा है, मॉडल की सेकंड फॉर्म। ठीक है, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन से पार्ट में, सबऑर्डिनेट क्लोज वाले पार्ट में। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की पहचान कीजिए, तो आपका सही उत्तर होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो प्रश्न वो क्या कर रहा है, ही वुड नॉट गो विद यू अनलेस सी, वही पार्ट दे दिया, अनलेस वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लोज इधर दे दिया और इधर क्या दे दिया अपना मेन क्लोज। तो मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो उधर क्या करेंगे अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ही के अनुसार फील्स का प्रयोग हो जाएगा, फील्स नहीं फील्ज बोलेंगे अपन, इसका उच्चारण फील्स नहीं होगा, फील्ज बोलेंगे। ठीक है, तो ही फील्ज ऐसा कहोगे तो आपका उत्तर माना, सही उत्तर माना जाएगा। इधर क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान करनी है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। फिर वही बात आ गई, क्या यहां पे क्या कह रहा है कि आगे क्या बोला, मे बी आई कुड हेल्प यू। तो मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, न्यू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा अपना, न्यू हो जाएगा। क्योंकि इधर देखो मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पीछे क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म नो, नो नहीं होता है, नऊ होता है, नऊ न्यू, और आगे क्या बोल दोगे, नऊन। इस प्रकार से इनकी वर्ब बनती है जो आप जानते हो। ठीक है, आगे लिखा है यू वॉकिंग आई कुड हैव ऑफर्ड ए लिफ्ट, इफ आई यू वॉकिंग आई कुड हैव ऑफर्ड ए लिफ्ट। तो इधर क्या दे रखा है, वही आ गया, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पीछे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए ऑप्शन कौन सा अपना, सी है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा हेड सीन, ये कहोगे जी। नेक्स्ट जो प्रश्न जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, जरा पहचान करें इसकी। इफ वाटर फ्रीजेज इट टू आइस, वही ये जीरो कंडीशन का उदाहरण जी, ये जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन में क्या होता है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आपको उत्तर कौन सा हो जाएगा, टर्न्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, सही उत्तर कौन सा माना जाएगा, टर्न्स माना जाएगा। ठीक है, ऐसा आप बोल दोगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, जरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है उसके ऊपर आप नजर डालिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी पहचान हमें करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है उस पर नजर डालनी है कि यह देखो, यहाँ पे सेल बी प्लस दे रखा है, यानी मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। तो इधर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ आई पास द एग्जामिनेशन आई सेल बी डिलाइटेड, ये आपका उत्तर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्या बोलोगे, पास, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है अपना, कंडीशनल सेंटेंस जो है उसकी पहचान करनी है कि सही कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है। इफ वाला पार्ट इधर दे रखा है, देखना। तो इधर इस वाक्य में क्या कर, इफ वाले वाक्य में क्या दे रखा है, इफ यू डू एज आई टेल यू। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में तो अक्सर क्या आएगा, इफ से जुड़ने वाला जो वाक्य होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इधर मॉडल की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। इधर क्या दे, गड़बड़ क्या है, यहाँ पे सेल का यूज कर रखा है, बिल्कुल गलत है। यहाँ डू अगर दे रखा है तो इधर क्या आएगा, वुड का प्रयोग नहीं हो सकता, विल का प्रयोग होगा, तो इस वजह से ये भी गलत है। ठीक है,
आगे यू शैल सक्सीड इफ यू डू, यहाँ पे डू अगर दे रखा है तो यहाँ पे शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यू के अकॉर्डिंग शैल का प्रयोग उचित नहीं है। यू क्या सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अपने साथ क्या लेता है, विल लेता है। तो सारी पहचान करने के बावजूद अपन सही उत्तर पे पहुंचेंगे तो आपका आंसर कौन सा माना जाएगा, ए माना जाएगा। अगला है इफ इट विल स्टॉप स्नोविंग वी विल गो आउट। इफ से जुड़ने वाला वाक्य है, उसमें किसका प्रयोग कर रखा है, मॉडल का भी यूज कर रखा है, उचित नहीं है। ठीक है, ये भी वही गड़बड़ हो गई अपनी। इफ इट स्टॉप्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो सही आंसर जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, सी वाला पार्ट है वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये सही होगा। यहाँ पे गड़बड़ है, इसमें मॉडल दे रखा है, मॉडल का यूज हो नहीं सकता। ठीक है, गलत हो जाएगा। अगला कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। फिर से वही बात आ गई, यहाँ क्या दे रखा है, हेड प्लस हेड दे रखा है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वुड के साथ टाइप्ड का प्रयोग कर रखा है, इस जगह ये इसमें गड़बड़ है, तो इस आधार पर आपका आंसर नहीं हो सकता। इधर क्या दे रखा है, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है, वुड का यूज होना चाहिए, विल का प्रयोग कर रखा है, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ पे हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, इधर क्या दे दिया, वुड हैव दे रखा है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। तो राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, इसका सी उत्तर हो जाएगा। पीछे आपको स्ट्रक्चर आपको बताई गई है, 4-5 स्ट्रक्चर बताई गई थी, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस में किसी प्रकार की आपत्ति आप लोगों को हो ही नहीं सकती। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, फिर से वही बात आ गई। सपोज योर बिजनेस फेल्स, suppose your business fails, what does you do? Suppose your business fails, what are you do? Suppose your business fails, what you do? और suppose your business fails, what will you do? ठीक है, तो कंडीशन सेंटेंस क्या है, इफ से जुड़ने वाला पार्ट है। इधर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे मॉडल की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला पार्ट हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, पीछे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वही फॉर्मेशन है, तो यहाँ तो वो सेम कंडीशन हो गई ना, सेम कंडीशन, तो इस आधार पे सुटेबल नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अनलेस ही हार्डर ही विल नॉट सक्सीडेड, यहाँ पे क्या दे रखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पीछे क्या करोगे जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अनलेस ही ट्राइज सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो आपका सही उत्तर कौन सा जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव, दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव, आगे देखो क्या दे रखा है, वुड प्लस हैव दे रखा है, तो फिर अंडरस्टूड है, पीछे किसका प्रयोग करोगे, हैड दे लेफ्ट अर्ली आ जाएगा, हैड दे लेफ्ट अर्ली। कंडीशन जो सुटेबल होगी वो किस प्रकार से होगी, इसी तरीके से क्या होगी, सुटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपका हेड का यूज हो जाएगा, क्योंकि इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तभी तो मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इफ इट रेन्स द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, ये वाक्य है कंडीशन का, लेकिन पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म की तरह किसका प्रयोग कर देंगे, क्योंकि विल के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, मॉडल के साथ अगर बी लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं, अपन थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा अपना, ठीक है, तो वो क्या होगा, विल बी क्लोज, तो यहाँ पे बी का प्रयोग कर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। हैड यू वोकन अप अर्लियर यू सीन ए ब्यूटीफुल सनराइज, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इधर क्या करोगे, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सीन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको उत्तर कौन सा हो जाएगा, वुड हैव का प्रयोग कर दोगे, बिल्कुल सटीक माना जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या करे, जरा देखिए अपन, आई आस्क द बॉय, ठीक है, आई आस्क द बॉय, आगे लिखा इफ, इफ और आगे लिख रहा है ही होप्स टू सक्सीड। आई आस्क द बॉय इफ वाला वाक्य है, और इधर भी क्या दे दिया, ये तो क्या हमारे पास मैन क्लोज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये जीरो कंडीशन का पार्ट है, और जीरो कंडीशन का पार्ट उस सिचुएशन में दोनों वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ सकता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे, ही होप्स टू सक्सीड। ठीक है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना, ही होप्स टू सक्सीड, सही जो उत्तर होगा अपना वो कौन सा होगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करे, जरा देखिए अपन, इफ यू, यहाँ पे क्या दे रखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इफ यू हैव हिट हार्ड, ठीक है, हैव हिट हार्ड, ये दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं। ठीक है, कहीं टाइपिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं क्या, हालांकि वो आंसर है नहीं इसका, क्योंकि वाक्य के भाव के अनुसार आपका सुटेबल जवाब होगा वो कौन सा होगा, इफ यू आर हिटिंग हार्ड। ठीक है, रेगुलर एक्शन को दर्शाएगा ये, तो आपका ये उत्तर होगा। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। सी योर पार्टी इफ यू हैड इनवाइटेड हर,
इफ यू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पीछे क्या करोगे, पीछे वाला यानी मेन क्लोज वाला पार्ट उसमें किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसा पार्ट कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए पार्ट में, यही आपका सटीक उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, अनलेस ही टू मी आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। इधर क्या है, मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर पीछे क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपोलोगाइजिज हो जाएगा, अनलेस ही अपोलोगाइजिज, अपोलोगाइजिज ये पार्ट दे रखा है बी ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। ही की जगह अगर बहुवचन होता तो फिर अपोलोगाइज आ जाता। ठीक है, सेम वही सिचुएशन है, इधर मॉडल की सेकंड फॉर्म है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे, वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वो जो वर्ब होती है। इधर क्या दे रखा है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू वुड हैव सक्सीडेड, वही बात आ गई, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसमें, यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे क्या करोगे, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव, तो विल की सेकंड फॉर्म क्या जाएगी, वुड आ जाएगी, आगे ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या दे रखा है, अनलेस वाले के बाद वाला जो पार्ट है इधर क्या कर दिया, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज इधर दे दिया, तो इसमें क्या दे रखा है, सबऑर्डिनेट क्लोज वाला पार्ट है। ठीक है, उसमें कह रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इधर क्या करोगे, आई शैल बी एबल टू यूज, तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, शैल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला वो क्या बोला, इफ आई द प्रिंसिपल आई वुड चेंज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। काश मैं प्रिंसिपल होता तो मैं पढ़ाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें बदलाव कर देता। कब, जब मैं प्रिंसिपल होता। ठीक है, अब आई वुड चेंज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तो इफ आई वुड दे रखा तो इफ आई वर आ जाएगा, इसमें सही सटीक जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात आ गई अपनी, यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ आई गो टू मुंबई आई विल विजिट माई फ्रेंड। पीछे की स्ट्रक्चर उसके आधार पे देख लीजिए, नजर डालते उत्तर आएगा। अनलेस यू अपोलोगाइज, अनलेस यू अपोलोगाइज, यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई विल प्रेज यू, आई विल प्रेज यू। अनलेस यदि आप मुझे माफ नहीं करते हैं, आई विल प्रेज यू, आई विल पनिश यू। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सेंस के ऊपर डिपेंड करने वाला फैक्टर लागू हो गया कि सही उचित सेंस के आधार पे कौन सा उत्तर आपका माना जाएगा। तो इसके लिए मीनिंग आपको देखना पड़ेगा, क्या कह रहा है, अनलेस यू अपोलोगाइज, यदि मुझे आप माफ नहीं करते हैं, यदि आप मुझे माफ नहीं करते हैं तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा या फिर मैं आपको दंडित करूंगा। बताओ, दिमाग लगाओ। अरे माफ नहीं करते हैं तो प्रशंसा थोड़ी होगी, दंडित होगा, तो आई विल पनिश यू, अंडरस्टूड है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों की सेम दे दी ना, इसकी इसकी। ठीक है, अंडरस्टूड है। यूज योर कॉमन सेंस। टू टाउच ए रो नर्व है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज वाला पार्ट है वो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको सही आंसर की पहचान करनी है। टू टाउच ए रो नर्व का मतलब होता है किसी को हर्ट करना, टू हर्ट समवन, और हर्ट ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो सटीक जो उत्तर आपका होगा वो कौन सा होगा, बी पार्ट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है नेक्स्ट जो प्रश्न अपना, वो कह रहा है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली जो उसको बैग से बाहर निकालना। कहने का मतलब बहुत से अपने पास राज अपने दिल में छिपे हुए हैं, बैग में एक तरह से क्या है, बिल्ली का मतलब कुछ सीक्रेट हैं, और उन सीक्रेट को अक्सर उजागर करना, टू रिवील द सीक्रेट, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे टू बीट अबाउट द बुश, बार बार पूछिए, मैंने भी टेस्ट सीरीज जो फर्स्ट है अपने उसमें भी ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है, एक दो बार पूछा हुआ है। ठीक है, टू बीट अबाउट द बुश। ठीक है, टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कोई बात रखते हैं अपन, जैसी है वैसी की वैसी अपन क्या कर दें, प्रेजेंट कर दें, और एक उस बात को घुमा फिरा के प्रस्तुत करें। तो किसी बात को घुमा फिरा के प्रस्तुत करना वो होता है बीट अबाउट द बुश। ठीक है, ये हो गया। आगे एट द 11th आवर, अंतिम पलों में, 11वें घंटे का मतलब होता है अंतिम पलों में, एट द लास्ट मोमेंट होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लास्ट मोमेंट का मतलब अंतिम पलों में। ठीक है, तो क्या है, एट द 11th, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करने वाली बात है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है, व्हेन इट इज ऑलमोस्ट टू लेट, टू बी सस्पिशियस,
टू बी क्वारलिंग, वेरी क्लोज टू अचीव, अंतिम, अंतिम होने का मतलब ये होता है जैसे मृत्यु के करीब होना एक तरह से, यानी काफी देर हो गई, ठीक है। तो वेन इट इज ऑलमोस्ट टू लेट, ठीक है जी। अब अपन देखें नेक्स्ट प्रश्न है, ए ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में कोई बूंद होना, ऊंट के मुंह में जीरा, क्या बोलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, ये कहोगे आप, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सी सीधा से दे रखा है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है ए बेड ऑफ रोजिज, ए बेड ऑफ रोजिज का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब रोजिज का समझ रहे हो, एक अच्छा प्रतीक है, एक हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, ठीक है। तो प्लेजेंट सिचुएशन जो होती है, कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, इजी सिचुएशन होती है, वो क्या होता है, बेड ऑफ ए रोजिज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोलें, टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, किसी बच्चे का जन्म होता है वो ऐसे होता है जैसे वो मुंह में क्या है, चांदी की चम्मच लेके है, मतलब रिच फैमिली जो होता है उसमें पैदा होने वाला बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो आपका सही उत्तर होगा टू टेक बर्थ इन ए रिच फैमिली, धनवान परिवार जो है उसमें जन्म लेना, ठीक है। एक है डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, और आगे क्या बोल दिया, हिमसेल्फ, किसी के ऊपर मार्क वगैरह चिन्हित करना, मेड हिज मार्क, ठीक है, ये सुटेबल पार्ट होगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आवर इकोनॉमीज इन द डोलड्रम्स, ये इंपॉर्टेंट ईडीएम जी, पहले भी डाला है मैंने एक बार, इन द डोलड्रम्स, इट इज अनसर्टेन एंड फेलिंग, डोलड्रम, डोलड्रम में होना, गिरने की स्थिति में होना, फेल होने की सिचुएशन में होना, ठीक है। वन प्रूवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज एक्किल्स हील, ठीक है, व्हाट डज फाइंडिंग एक्किल्स हिज मीन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, बार बार आती है, ठीक है। तो वीक सपोर्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्किल्स हील बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड प्ले इट बाई ईयर, ठीक है, व्हाट द वेदर लुक्स एंड प्ले इट बाई ईयर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें सुटेबल जो इडियम बैठेगी इसमें कौन सी है, प्ले इट बाई ईयर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैडन स्पीच का मतलब होता है पहली बार चुप्पी तोड़ना, एक तरह से बोलना शुरू करना, पहली बार जीवन में भाषण देते हैं, फर्स्ट स्पीच होता है उसको अपन बोलते हैं मैडन स्पीच। तो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट स्पीच है, या पहली बार कन्वर्सेशन शुरू करना। टर्न ए डीफ ईयर टू, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड, डीफ ईयर टू का मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड होता है, रिगार्ड की बजाय क्या हो, डिसरिगार्ड हो, वो क्या होता है, डीफ ईयर टू होता है। द प्लेन इज इन द पाइपलाइन, हियर द इडियम मीन्स द प्लान, द पाइपलाइन जो है इसको थोड़ा लिखने में सटीक तरीके से नहीं है, द प्लेन इन इज इन द पाइपलाइन, ठीक है। इसमें पाइपलाइन जो है अपने पास क्या बैठती है, एक ईडियम बैठती है, सुटेबल है ईडियम जो है, इसका सही आंसर जो आपको क्या करना है, उचित जो आंसर उसका चुनाव करना है, प्लेन नहीं है प्लान है, ठीक है। तो प्लान का मतलब है द प्लान इज इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन में किसी कोई भी योजना होने का मतलब वो डिस्कस कर रहे हैं अपन, उसमें बीइंग डिस्कस्ड, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, प्लेन नहीं है प्लान है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ये पार्ट हो जाएगा। हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट इन टू द मार्क, नॉट इन टू द मार्क, अप टू द मार्क, एट मार्क्स, विद इन द मार्क्स, ठीक है, कौन सा सुटेबल इसमें ईडियम बैठेगी वो अपन को देखनी है। तो अप टू मार्क होता है इसमें, ठीक है, वो जो नॉट अप टू मार्क, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है द न्यू स्कीम इज ऑन द वे, ऑन वे, विद इन द वे, अंडर वे, एट ट्रैक, स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है कि नई जो योजना है वो किस प्रकार की है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। अंडर वे, ठीक है, तो ऑन द वे नहीं होता है, क्या होता है, अंडर वे होता है, ठीक है। अंडर वे का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस में। आई डिसलाइक हिज ऑफ हैंड मैनर, बदसलूकी का व्यवहार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑफ हैंड मैनर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड से मीट, ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, बोथ एंड्स मीट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ईडीएम है। और ये रिपीट भी हुई है एक बार और भी दूसरे तरीके से पूछा गया इसमें, ठीक है। टू लिव विद इन
वंस इनकम, कमाई जो होता है ना उसके ऊपर जीवन आश्रित तो रहना, उसके अकॉर्डिंग जीना, जैसी कमाई उसी के अकॉर्डिंग। टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, तारी मारी बने को नहीं, तारा बिना सरे को नहीं, ठीक है, वो होता है कैट एंड डॉग लाइफ, जो होता है ना झगड़े वाली जो लाइफ होती है, ठीक है, बचपन में भाई बहन वगैरह करते हैं ना अपन इस प्रकार से, ठीक है, और फिर एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जाता, ठीक है, वही होता है कैट एंड ए डॉग लाइफ, ठीक है, हमेशा लड़ते रहना। टू बी ऑलवेज क्वारलिंग, ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है वो क्या आती है, अप टू द मार्क, अप टू द मार्क, ठीक है, ये पार्ट है, इसमें देखना आपको सही उत्तर कौन सा होगा, अप टू द मार्क, मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट होना, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, इसके लिए सुटेबल जो आपका जवाब है वो क्या होगा, कभी अच्छा समय तो कभी बुरा समय, ठीक है, ये आपका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, उसके ऊपर नजर डालिए आप, टू कम टू लाइट, संज्ञान में आना, तो रिवील आ जाएगा, कोई भी मामला है उसको संज्ञान में लाना, ठीक है, टू कम टू ट्रम, टू कम टू ट्रम्स, ठीक है, ये पार्ट अपन को देखना है, टू कम टू ट्रम्स, ठीक है, इसके लिए सुटेबल जो जवाब है आपका वो क्या होगा वो देखना है। किसी से होता है ना समझौता वगैरह करते हैं अपन, टू मेक एन एग्रीमेंट, वो क्या होता है, टू कम टू टर्म होता है, समझौता वगैरह करना, ठीक है। एक होता है ओपन क्वेश्चन, जिसका ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है एग्रीड आंसर, ठीक है, एग्रीड आंसर होता है विद डिटेल जो होता है ना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विदाउट एनी एग्रीड आंसर। एग्रीड आंसर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है क्लोज क्वेश्चन, एक होता है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन में क्वेश्चन जो होता है उसमें कभी भी येस और नो में जवाब नहीं होता, आपका कुछ डिटेल करनी होती है, ठीक है, वो तो होता है ओपन क्वेश्चन। और क्लाउज क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, जिसका जवाब येस अथवा नो में होता है, वो क्या होता है, क्लाउज क्वेश्चन होता है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन विद एग्रीड आंसर वो तो होता है क्लाउज क्वेश्चन, और विदाउट एनी एग्रीड आंसर वो होता है ओपन क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर में कौन सा बैठेगा, 141 में एग्रीड क्वेश्चन होगा। ऑन द सपोर्ट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, इसमें आपको सही उत्तर तक पहुंचना है, ठीक है, कि सही जवाब आपका कौन सा होगा। इंपल्स वगैरह होता है, सिंपल सा है, सरल सा प्रश्न है, इंपल्स ऑन इंपल्स। लाइफ हैज इट्स अप एंड डाउन्स, जिंदगी है अपना, उसमें अपना उतार चढ़ाव होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी खुशी है तो कभी गम है, ठीक है। ओल्ड एज आर नॉट गोल्डन डेज एंड ओल्ड एज आर नॉट रेनी डेज इन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ही प्रोमिट टू स्टैंड बाई मी, ही प्रोमिट टू स्टैंड बाई मी, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे एक इडियम और कनेक्ट कर रहा है, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, ये पीछे भी आ चुकी, रिपीट हो चुकी है एक बार पीछे से, लेकिन तरीका दूसरा था उसका। योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन इज बट ए फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। इसमें सटीक इडियम कौन सी बैठेगी उसके आधार पे आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टेपिंग स्टोन, क्या बोलोगे, स्टेपिंग स्टोन, ये आपका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इट इज वेरी टिपिकल टू विद ए सिंगल इनकम मेक बोथ हैंड्स मीट, आ जाएगा, जो पीछे आ गया था, पीछे आया हुआ है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। डोंट कंसिडर लाइफ टू बी ए वन हैज टू वर्क हार्डर टू अर्न वन से रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उचित जो ईडीएम, जो सटीक जो बैठने वाली ईडीएम है, ठीक है, उसके आधार पे आपको डिसाइड करना है। तो बेड ऑफ रोजेज हो जाएगा, प्लीजेंट जो सिचुएशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेड ऑफ रोजेज, तो वही इसमें सुटेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है, बाई ए पिग इन ए पोक, बाई ए पिग इन ए पोक, ठीक है। तो इसमें आपको उचित जो ईडीएम है उसको देखना है, ठीक है, बिना कोई चीज देखे वगैरह कोई चीज खरीद लेना, ठीक है। बाई ए पिग इन ए पोक, ठीक है, उसका मतलब परीक्षण करने के बाद किसी चीज को लाना। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रेकिंग द हाउस, हाउस एंट्रिंग सेरेमनी, टू बिकेम एंगर, टू गेट द ऑडियंस लाफ लाउडली। तो आपका सही सटीक जवाब बैठेगा, इसमें कौन सा बैठेगा, ये होगा। और अगला लास्ट एंड फाइनल है ब्रेक ए लेग, और ब्रेक ए लेग का मतलब सबको पता ही है, गुड लक होता है। तो गुड लक की बजाय अब क्या है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर है वो आपका बहुत अच्छा गया होगा, और इसी क्रम में अपनी तैयारी को आप बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयत्न करें। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके।